नमस्कार। आज हम दुनिया की सबसे भयानक इंडस्ट्रियल डिजास्टर भोपाल गैस त्रासदी के बारे में बात करने वाले हैं। ये सिर्फ एक हादसा नहीं था। हम इस पूरी रात की उस खौफनाक कड़ी को समझेंगे और देखेंगे कि आखिर इतनी बड़ी चूक हुई कहां। और इस चूक की शुरुआत अचानक नहीं हुई। 1984 में ही पत्रकार राजकुमार केसवानी जी ने एक बहुत ही डरावनी चेतावनी दी थी। उन्होंने साफ लिखा था, बचाइए हुजूर, इस शहर को बचाइए। अगर इसे गंभीरता से नहीं लिया गया तो सब खत्म हो जाएगा। सोचिए, खतरे के संकेत थे, क्लियर वार्निंग्स थी, लेकिन उन्हें पूरी तरह से अनसुना कर दिया गया। तो चलिए इस पूरे विश्लेषण को हम इन 6 हिस्सों में समझते हैं। एक टिकिंग टाइम बॉम्ब, खतरे की अनदेखी, वो खौफनाक रात, भोपाल जंक्शन के हीरो, मेडिकल कंफ्यूजन और आखिर में इंसाफ की लंबी लड़ाई। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, यूनियन कार्बाइड और उस टिकिंग टाइम बॉम्ब से। बात 1969 की है, जब यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड यानी UCIL ने भोपाल में अपनी फैक्ट्री लगाई। इनका मकसद था 7 नाम का एग्रीकल्चरल पेस्टिसाइड या कीटनाशक बनाना। उस वक्त इसे देश के किसानों के लिए एक बहुत बड़ा और पॉजिटिव कदम माना जा रहा था। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इस 7 को बनाने के लिए एक बेहद खतरनाक और अनस्टेबल केमिकल की जरूरत होती थी, मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसे MIC भी कहते हैं। असली प्रॉब्लम 1980 में शुरू हुई, जब कंपनी को नुकसान होने लगा तो उन्होंने पैसे बचाने के लिए इस जानलेवा MIC को इंपोर्ट करने के बजाय सीधे भोपाल की उस घनी आबादी के बीच फैक्ट्री में ही बनाना शुरू कर दिया। यही वो पहली बड़ी गलती थी। और यहीं से आता है हमारा दूसरा हिस्सा, खतरे की अनदेखी। जैसे जैसे 7 की सेल्स गिरी, कंपनी पर प्रेशर बढ़ा और उन्होंने कॉस्ट कटिंग शुरू कर दी। क्या किया उन्होंने? नए और अनुभवहीन लोगों को काम पर रख लिया। पाइप्स बदलने की जगह उन्हें जैसे तैसे रिपेयर किया जाने लगा। यहाँ तक कि पानी रोकने वाली स्लिप ब्लाइंड प्लेट्स का इस्तेमाल ही बंद कर दिया। और ऐसा बिल्कुल नहीं था कि किसी को इन गलतियों का अंदाजा नहीं था। 1981 में पहले ही गैस लीक से एक वर्कर की जान जा चुकी थी। 1982 में अमेरिका से आई एक एक्सपर्ट टीम ने अपनी रिपोर्ट में 60 से ज्यादा खतरों के बारे में बताया था। खराब प्रेशर गेज, कोई इवैक्यूएशन प्लान नहीं। इसके बावजूद कंपनी और प्रशासन दोनों ने इन एक्सपर्ट्स और पत्रकार राजकुमार केसवानी की रिपोर्टों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। अब आप देखिए कि लापरवाही किस हद तक थी। एक के बाद एक सारे सेफ्टी सिस्टम्स एक साथ फेल होते गए। टैंक्स अपनी 60% की सेफ्टी लिमिट से कहीं ज्यादा भरे हुए थे। यहाँ तक कि जो इमरजेंसी टैंक था EX 619, उसे भी इन लोगों ने MIC से भर दिया था। टेम्परेचर अलार्म पिछले कई सालों से डिस्कनेक्टेड था। जहरीली गैस को बेअसर करने वाला वेंट गैस स्क्रबर बंद पड़ा था। टैंक का प्रेशर वाल्व टूटा हुआ था। और सबसे हैरान करने वाली बात, लोगों को अलर्ट करने वाला पब्लिक सायरन भी जानबूझकर बंद रखा गया था। एक तरह से पूरी तबाही का मंजर तैयार था। और फिर आई वो खौफनाक रात, 2 और 3 दिसंबर 1984 के बीच की वो ठंडी रात। फैक्ट्री में एक रूटीन नाइट शिफ्ट चल रही थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये भोपाल के इतिहास का सबसे काला दिन बनने वाला है। चलिए देखते हैं उस रात आखिर हुआ क्या। रात 9 बजे वर्कर्स ने बिना स्लिप ब्लाइंड लगाए पाइप्स को पानी से धोना शुरू किया। रात 10 बजे तक वो पानी धीरे धीरे उस MIC से भरे टैंक E610 में रिसने लगा। 11:45 पर एक वर्कर ने पहली बार गैस लीक नोटिस किया, लेकिन इसे एक आम लीक समझकर चाय के ब्रेक तक टाल दिया गया। जब तक टैंक के ऊपर का कंक्रीट दबाव से टूटता और रात 1 बजे फैक्ट्री खाली कराई जाती, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हुआ ये कि जब इतनी भारी मात्रा में MIC केमिकल पानी के संपर्क में आया तो एक अनकंट्रोलेबल केमिकल रिएक्शन शुरू हो गया। और चूंकि वेंट गैस स्क्रबर और सायरन्स दोनों बंद थे, इसलिए वहां से निकला वो भयानक जहरीली गैस का खामोश बादल हवा के साथ सीधे भोपाल की सोती हुई बस्तियों में घुस गया। लेकिन इस घने अंधेरे में भी इंसानियत की कुछ उम्मीद बाकी थी। हमारा अगला हिस्सा भोपाल जंक्शन के उन असली हीरोज के बारे में है, जिन्होंने उस रात अदम्य साहस की मिसाल पेश की। फैक्ट्री से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर भोपाल रेलवे स्टेशन पर मौजूद थे डिप्टी सुपरिटेंडेंट गुलाम दस्तगीर। जैसे ही उन्हें गैस का एहसास हुआ और पता चला कि उनके सीनियर ऑफिसर की मौत हो चुकी है, उन्होंने तुरंत कंट्रोल अपने हाथ में लिया। उन्होंने प्रोटोकॉल तोड़ते हुए गोरखपुर बॉम्बे एक्सप्रेस को वक्त से पहले रवाना कर दिया ताकि यात्री सुरक्षित रहें। उन्होंने आसपास के स्टेशंस पर एम्बुलेंस के लिए SOS भेजे और आने वाली ट्रेन्स को प्लेटफॉर्म पर रुकने से रोक दिया। कमाल की बात यह है कि उनका खुद का परिवार डेंजर जोन में था, फिर भी उन्होंने अनगिनत जानें बचाई। इधर स्टेशन पर तो जानें बचाई जा रही थी, लेकिन अस्पतालों का हाल देखते हैं। वहां एक अलग ही अफरा तफरी मची थी। रात के 2:10 बज चुके थे और करीब 4000 लोग खांसते हुए, सांस लेने के लिए तड़पते हुए हमीदिया अस्पताल पहुंच चुके थे। लेकिन डॉक्टर्स को यह समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उन्हें किस गैस का इलाज करना है। रात के 1:25 जब पुलिस कंट्रोल रूम ने यूनियन कार्बाइड से संपर्क किया तो उनका जवाब था, हमें नहीं पता कि क्या हुआ है। सोचिए, कंपनी ने किसी भी तरह की कोई मदद नहीं की। उनके मेडिकल ऑफिसर ने तो यहाँ तक झूठ बोल दिया कि गैस जहरीली नहीं है और लोगों को सिर्फ आंखों पर गीली पट्टियां रखने की सलाह दे डाली।
और इस जरूरी जानकारी को छुपाने का असर कितना भयानक रहा। शुरू में डॉक्टर्स को लगा कि ये 1981 जैसा फॉस्जीन गैस का लीक है, लेकिन बाद में जब पता चला कि MIC के जलने से हाइड्रोजन साइनाइड बन सकती है, जिसका एंटीडोट सोडियम थायोसल्फेट मौजूद था, तब कंपनी के डॉक्टर्स ने वो इलाज देने की सिफारिश ही वापस ले ली। क्यों? क्योंकि उन्हें डर था कि अगर उन्होंने साइनाइड की बात मान ली तो उन पर बहुत बड़ा मुआवजे का केस बन जाएगा। इस मेडिकल कंफ्यूजन में ऐसी कई जानें चली गईं जिन्हें आसानी से बचाया जा सकता था। अब आते हैं इस चर्चा के आखिरी पड़ाव पर, इंसाफ की लंबी लड़ाई। हादसे के बाद भारत सरकार और यूनियन कार्बाइड दोनों ने अपनी अलग अलग जांच की। सरकार का कहना था कि कंपनी ने सेफ्टी और ट्रेनिंग में घोर लापरवाही की, लेकिन अगर हम दूसरे पक्ष की बात करें तो यूनियन कार्बाइड ने ये आरोप लगाया कि उनके ही किसी वर्कर ने जानबूझकर टैंक में पानी डाला था और इसके लिए कंपनी नहीं बल्कि वो लोग जिम्मेदार हैं। इस लंबी कानूनी कश्मकश के बाद आखिरकार 1989 में यूनियन कार्बाइड ने भारत सरकार को $470 मिलियन का मुआवजा दिया, लेकिन एक तरफ ये पैसा था और दूसरी तरफ वो इंसानी तबाही जिसका कोई मोल नहीं था। जिन लोगों ने अपने परिवार खोए, जो सारी उम्र के लिए बीमार हो गए, उनके लिए ये मुआवजा कभी इंसाफ नहीं बन पाया और इसके खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन हुए। इस दर्दनाक हादसे ने कम से कम हमारे कानूनी ढांचे की कमियों को जरूर उजागर किया। उसके बाद कुछ बड़े और अहम बदलाव आए। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया। फैक्ट्रीज एक्ट में अब फैक्ट्री के प्रभारियों की सीधी जिम्मेदारी तय की गई और फैक्ट्रीज के अंदर खतरनाक केमिकल्स कितनी मात्रा में रखे जा सकते हैं, इस पर भी सख्त पाबंदियां लगाई गईं ताकि ऐसा हादसा फिर कभी ना हो। तो आज के इस विश्लेषण को हम इसे एक बेहद जरूरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। आज हमारे पास नए और कड़े पर्यावरण कानून तो हैं, लेकिन क्या हम सच में किसी नई इंडस्ट्रियल डिजास्टर से पूरी तरह सेफ हैं, या आज भी कहीं किसी कोने में मुनाफे के लिए नए खतरों को अनसुना किया जा रहा है? भोपाल के कई पीड़ित आज भी सच्चे इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। ये हम सबके लिए एक बहुत ही गहरा और सोचने वाला विषय है। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद।